स्वागत है दोस्तों आपका अनीस जीएस पॉइंट में। हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग देखे थे यही कि हम लोग वांछित डीएनए को यानी विशिष्ट डीएनए को या टारगेट डीएनए को, इसका कई गो नाम है, विशिष्ट डीएनए, टारगेट डीएनए, विजातीय डीएनए, वांछित डीएनए, किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। यानी वैसा डीएनए जिसको हम लोग किसी कोशिका से निकाल के लेके आए हैं, जिसमें कोई विशिष्ट गुण है, उसका हम लोग कॉपी बनाना चाहते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वांछित डीएनए या टारगेट डीएनए या फॉरेन डीएनए या विजातीय डीएनए, जो भी नाम से पुकारना चाहते हैं पुकार सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे कि विजातीय डीएनए को यानी टारगेट डीएनए को कैसे हम लोग अलग करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। तो पिछले क्लास में हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़े थे और इस समय हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में क्लोनिंग वेक्टर, यानी जो हम लोग का विजातीय डीएनए निकल गया है यानी टारगेट डीएनए निकल गया है, अब उसको हम लोग क्या करेंगे, किसी होस्ट में डालने के लिए हम लोग पहले वेक्टर में जोड़ेंगे। यानी हम लोग अपने वांछित डीएनए को यानी टारगेट डीएनए को पहले क्या करेंगे, वेक्टर में जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद से उसको पोसी में ट्रांसफर करेंगे, तभी तो कॉपी बनेगा। तो आइए उसी के बारे में देखना है हम लोग को, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्लोनिंग संवाहक क्या होता है। लिख लेते हैं यहां पर डीएनए का वह खंड जो पोसी कोशिका यानी होस्ट सेल के अंदर गुणन या प्रतिकृतिकरण करने की क्षमता रखता हो, उसे क्लोनिंग संवाहक कहते हैं। यानी डीएनए का वह खंड या वह टुकड़ा जो कोशिका में होस्ट सेल में या होस्ट सेल के अंदर गुणन करने की या प्रतिकृतिकरण करने की क्षमता रखता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोनिंग संवाहक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्लोनिंग संवाहक का गुण क्या होता है, अच्छा यानी गुड वेक्टर हम लोग किसको मानेंगे, गुड वेक्टर या फिर वेक्टर का प्रॉपर्टीज क्या होता है, गुण क्या होता है, वेक्टर का प्रॉपर्टीज क्या है, गुण क्या है। हम लोग एक अच्छा वेक्टर, एक अच्छा संवाहक किसको मानते हैं, उसमें क्या क्या ऐसा गुण होना चाहिए कि हम लोग मानेंगे कि वो अच्छा वेक्टर है, हमारे लिए बढ़िया है। तो देखिए उसमें पहला गुण होना चाहिए कि उसमें ओराइल स्थल होना चाहिए। ओराइल स्थल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये क्यों जरूरी है, तो यही आप लोगों को पता होना चाहिए कि यही रेप्लिकेशन की शुरुआत करेगा। रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृतिकरण या फिर कॉपी बनाने की शुरुआत कौन करेगा, ओराइल स्थल, यहीं से शुरुआत होता है, रेप्लिकेशन की शुरुआत करता है, ठीक है। तो एक गुड वेक्टर हम लोग उसको मानते हैं जिसमें क्या हो, ओराइल स्थल होना चाहिए। दूसरा क्लोनिंग साइट होना चाहिए, क्लोनिंग साइट हो, क्लोनिंग साइट यानी क्लोनिंग स्थल बोलते हैं इसको, क्लोनिंग स्थल। दूसरा क्या होना चाहिए, क्लोनिंग स्थल होना चाहिए। ये क्लोनिंग स्थल क्या होता है, तो देखिए होस्ट डीएनए का या पोसी कोशिका में वह स्थान जहां टारगेट डीएनए को जोड़ते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोनिंग स्थल। आइए समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि
रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम, शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं आरई, इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम, जो डीएनए को कहां से काटता है, तो बीच में से काटता है। पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पीछे वाला क्लास जाकर देख सकते हैं। तो मान लीजिए कि रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम इको R1 का हम लोग प्रयोग किए हैं। किसका प्रयोग किए हैं? इको R1 का। तो इको R1 का आप लोग को पता होना चाहिए कि इको R1 का अनुक्रम स्थल क्या होता है, ठीक है, जैसे GAATTC होता है। तो जिस कैंची से हम लोग वांछित डीएनए को काटे हैं, जैसे इको R1 से यदि हम लोग इको R1 से टारगेट डीएनए को काटे हैं, तो हम लोग को उसी RE से यानी इको R1 से ही हम लोग को किसको काटना पड़ेगा, यानी वेक्टर को काटना पड़ेगा। यानी जिस कैंची से हम लोग अपने वांछित डीएनए को काटे हैं, उसी कैंची से, उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम लोग किसको काटना पड़ेगा, यानी वेक्टर को काटना पड़ेगा, तभी जाकर सेम जगह पर जुड़ेगा। आ रही बात समझ में ना? चलिए, तीसरा क्या होना चाहिए? तीसरा होना चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। तो रुकिए थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। तीसरा क्या होना चाहिए? सिलेक्टेबल मार्कर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ण योग्य चिन्ह या फिर चयनात्मक चिन्हक जीन, चयनात्मक चिन्हक जीन बोलते हैं। ये क्या होता है? सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है? तो सिलेक्टेबल मार्कर उसको हम लोग कहते हैं जो कोशिका के अंदर हम लोग का वेक्टर गया है, हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो गया है, उसको पहचानने के लिए हम लोग सिलेक्टेबल मार्कर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी हम लोग कोशिका के अंदर अपने डीएनए को पहचानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सिलेक्टेबल मार्कर का प्रयोग करते हैं। यानी कोशिका में अपने डीएनए को पहचानने के लिए क्या होना चाहिए? तो सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। कौन कौन से सिलेक्टेबल मार्कर है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको हम मिटाते हैं अब यहां से। चलिए, तो देखिए कौन कौन सा सिलेक्टेबल मार्कर होता है, एग्जांपल देखते हैं सिलेक्टेबल मार्कर का। जैसे एम्पिसिलिन है, एम्पिसिलिन इसको शॉर्टकट में कहते हैं AMPR। आर क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये क्या है? एक जीन है, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है। आर का मतलब क्या होता है? प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन। दूसरा क्या होता है? टेट्रासाइक्लिन हिंदी में बोलते हैं इसको टेट्रासाइक्लिन, इसको हम बोलते हैं TETR शॉर्टकट में। ये क्या है? ये सिलेक्टेबल मार्कर जीन है, ठीक है। इसी के कारण हम लोग इसी के चलते कोशिका में किसको पहचान पाते हैं? हम लोग अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, जो हम लोग का अपना डीएनए है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसको हम लोग पहचानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सिलेक्टेबल मार्कर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आइए, देखिए हम लोग गुड वेक्टर किसको मानते हैं, ये जरूरी। हम लोग का सबसे मेन सवाल यही है कि जो हम लोग टारगेट डीएनए लाए हैं, जो हम लोग का टारगेट डीएनए मान लीजिए कि हम लोग का टारगेट डीएनए है, तो इस टारगेट डीएनए को हम लोग कौन से वेक्टर में जोड़ेंगे कि अधिक से अधिक कॉपी बन सके, अधिक से अधिक उसकी संख्या बढ़ सके। तो सबसे अच्छा हम मानते हैं प्लाज्मिड को मानते हैं सबसे अच्छा वेक्टर।
किसके लिए? प्लाज्मिड को हम लोग गुड वेक्टर किसके लिए मानेंगे? बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया के लिए। यानी इसमें बैक्टीरिया में कौन सा बैक्टीरिया था? ई कोलाई। ई कोलाई के अंदर प्लाज्मिड सबसे अधिक संख्या बनाता है, यानी बहुत अधिक से अधिक अपनी संख्या गुणन क्षमता सबसे अधिक किसके अंदर होती है? बैक्टीरिया के अंदर। कौन सा बैक्टीरिया? तो ई कोलाई के अंदर, यानी इस्चेरिचिया कोलाई के अंदर प्लाज्मिड का सबसे अधिक कॉपी बनता है। ठीक है, और भी होता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग एग्रोबैक्टीरियम से निकलता है टीआई प्लाज्मिड। इस सबका देखिए हिंदी नाम भी सेम है, तो ये मत सोचिएगा कि हम पूरा इंग्लिश में बता रहे हैं, इसका जो हिंदी नाम है वही इंग्लिश नाम है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग मानते हैं कि कौन सा? होस्ट। ये जो वेक्टर है ये हम लोग का कौन सा है? ये वेक्टर है, इधर का वेक्टर है, ये सब क्या है? ये होस्ट है, यानी जिसमें हम लोग जोड़ेंगे, जिसमें लोग डालेंगे। तो एग्रोबैक्टीरियम या टीआई प्लाज्मिड प्लांट के लिए, प्लांट सेल के लिए हम लोग अच्छा मानते हैं। एग्रोबैक्टीरियम को प्लांट सेल के लिए अच्छा वेक्टर मानते हैं। वैसे ही रेट्रोवायरस को हम लोग किसके लिए अच्छा मानते हैं? किस होस्ट के लिए? तो एनिमल सेल के लिए, एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका के लिए। जंतु कोशिका के लिए हम लोग यूज करते हैं रेट्रोवायरस का। प्लांट सेल के लिए यानी पादप कोशिका के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका? एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड का। और बैक्टीरिया के लिए यानी ई कोलाई के लिए किसका यूज करते हैं? प्लाज्मिड का। तो चलिए हम लोग प्लाज्मिड के बारे में पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे एक प्लाज्मिड है जिसका नाम है, ये कृत्रिम रूप से बनाया गया है, कृत्रिम रूप से इसको बनाया गया है, लैब में बनाया गया है। इसका नाम है PBr322। एक प्लाज्मिड है, एक है PBr327, ये एक प्लाज्मिड है। एक है PUC8, ये एक प्लाज्मिड है। ठीक है, इन सब प्लाज्मिड का यूज हम लोग ई कोलाई के अंदर डालने के लिए करते हैं। ठीक है, यानी हम लोग जो PBr322, PBr327, PUC8 जो बनाए हैं, जो प्लाज्मिड बनाए हैं, जो वेक्टर बनाए हैं, ये किसके लिए बनाए हैं? ई कोलाई के लिए, क्योंकि ये वाला प्लाज्मिड ई कोलाई में सबसे अधिक कॉपी बनाता है। ठीक है, देखिए, तो एक हम लोग फिगर बनाते हैं PBr322 का। जैसे मान लीजिए कि ये है PBr322, PBr322। तो इसके ऊपर कौन कौन से स्थल होते हैं, कौन कौन से क्लोनिंग साइट होते हैं, कौन कौन से सिलेक्टेबल मार्कर जीन होते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। और आई स्थल कहां पे होता है? जैसे यहां पर, इधर इस स्थान पर इको R1 का साइट होता है, यहां पर इको R1 का भी साइट होता है, यहां पर CLA1 का भी साइट होता है। ठीक है, उसके बाद आप यहां आइएगा तो यहां पर बाम H1 का साइट होता है, बाम H1 का साइट होता है। यहां पर SAL का भी साइट होता है, और यहीं पर एक सिलेक्टेबल मार्कर जीन होता है जिसका नाम क्या है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। आप देखेंगे यहां पर इस जगह पर, तो यहां पर भी दो प्रकार के जीन होते हैं, PU भी होता है, ये एक साइट है। यहां पर ST1 है, ये भी एक साइट है। और यहां पे एक जीन होता है जिसका नाम है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। यहां पर ओराई स्थल होता है, क्या होता है? ओराई स्थल होता है। यहां पर ROP होता है, ROP, इसको बोलते हैं रिप्रेसर ऑफ प्राइमर। ये क्या करता है? कॉपी संख्या को, कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है, कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है। देखिए कौन कौन सा साइट है यहां पर।
CLA1 है, यहाँ पे हिंड 3 भी होता है, एक और साइट होता है हिंड 3 का, हिंड 3 का भी साइट होता है यहाँ पर, यानी बहुत सारा साइट होते हैं। यानी हम लोग ये ऐसा बनाया है कि अगर हम लोग टारगेट डीएनए को किसी भी कैंची से किसी भी रिस्ट्रिक्शन एजेंट से काटे तो उसका साइट यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, BAM-H1 भी है, ECO-R1 भी है, हिंड 3 भी है, CLA1 भी है, PUV भी है, ST1 भी है, सब यहाँ पे दिख रहा है आपको। ओराई स्थल भी है, ओराई स्थल यहीं से कॉपी बनने की शुरुआत होगी। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, ये दोनों क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर जीन है। कौन सा जीन है, तो सिलेक्टेबल मार्कर जीन है। ठीक है, तो ये हम लोग का PVR322 एक प्लाज्मिड है। अब ये प्लाज्मिड हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, टारगेट डीएनए को जोड़ने के लिए। यानी इसमें टारगेट डीएनए जब जोड़ देंगे तब उसको कहां डालेंगे, कोशिका में। तो मान लीजिए हम एग्जांपल के तौर पर मानते हैं कि टारगेट डीएनए को, ये जो टारगेट डीएनए है, इस टारगेट डीएनए को हम लोग काटे हैं BAM-H1 से। मान लीजिए कि हम लोग टारगेट डीएनए को कैसे काटे हैं, BAM-H1 से। ये BAM-H1 का है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो वांछित डीएनए को काटा है। तो जब BAM-H1 से टारगेट डीएनए को काटे हैं तो इसी कैंची से हम लोग किसको काटेंगे, प्लाज्मिड को भी काटेंगे। तो देख लीजिए प्लाज्मिड में BAM-H1 साइट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहां पर BAM-H1 है, दिख रहा है BAM-H1। जब ये कटेगा तो बताइए टेट्रासाइक्लिन रहेगा कि निकल जाएगा, निकल जाएगा। जब इसको काटेंगे इस जगह पर तो इसी के पास ये भी है, ये SAL भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, यानी टेट्रासाइक्लिन निकल जाएगा, टेट्रासाइक्लिन निकल गया, SAL1 निकल गया। BAM-H1 यदि हम लोग काट रहे हैं, अगर इसको हम लोग SAL से भी काटते तब ये टेट्रासाइक्लिन निकल जाता। तो हम लोग को जोड़ना है कहां पे, BAM-H1 से। जब हम लोग टारगेट डीएनए को काटे हैं, अपने टारगेट डीएनए को BAM-H1 से काटे हैं, तो इसी कैंची से BAM-H1 से ही प्लाज्मिड को काटेंगे और प्लाज्मिड को यहाँ पे काट देंगे, काट के इसको जोड़ेंगे। तो चलिए काटते हैं, कैसे जोड़ते हैं देखते हैं उसको। जैसे मान लीजिए कि टारगेट डीएनए को हम लोग काटे हैं BAM-H1 से, ये हम लोग हो गया टारगेट डीएनए। यहां पर ले लिया वेक्टर कौन सा, प्लाज्मिड, ये हम लोग का वेक्टर हो गया कौन सा, प्लाज्मिड। कौन सा प्लाज्मिड है, तो PBR322। देखिए ये P का भी अर्थ होता है, P का मतलब होता है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड, और B का अर्थ होता है बोलिवियर, बोलिवियर, और ये R का अर्थ होता है बोलिवियर एंड, यानी और रोड्रिगेज वैज्ञानिक का नाम है, ये वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। देखिए ये हो गया टारगेट डीएनए, ये हो गया हम लोग का प्लाज्मिड। BAM-H1 से काटे हैं टारगेट डीएनए को, तो BAM-H1 से काटेंगे, इसको भी काट दिए, BAM-H1 से ही काटेंगे इसको। यहां पर BAM-H1 कैंची का प्रयोग करेंगे, BAM-H1 का प्रयोग करेंगे, इसको काट देंगे। ठीक है, चलिए इसको हम जोड़ते हैं। यहां पर हम लोग का टारगेट डीएनए आके ऐड हो गया। ठीक है, यानी यहां पर हम लोग का टारगेट डीएनए प्लाज्मिड में ऐड हो गया, जुड़ गया। किससे जोड़ते हैं, इसी को कैसे जोड़ते हैं, तो एक बार बताए थे लाइगेज, डीएनए लाइगेज। जो डीएनए लाइगेज होता है उसी डीएनए लाइगेज से हम लोग किसको जोड़ते हैं, इस टारगेट डीएनए को इस प्लाज्मिड के अंदर हम लोग जोड़ देते हैं। जोड़ दिया, अब कैसा डीएनए बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं पुनर्योगज डीएनए। ये बन गया पुनर्योगज डीएनए। अब इस पुनर्योगज डीएनए को कहां डालना है, तो किसी होस्ट में डालना है। होस्ट कौन अच्छा होगा इसके लिए, तो ई कोलाई होगा, यानी ई कोलाई, इसेरिचिया कोलाई प्लाज्मिड के लिए सबसे अच्छा क्या माना जाता है, वेक्टर माना जाएगा, सॉरी सबसे अच्छा होस्ट माना जाएगा। अब देखिए जब हम लोग इसको काटे हैं BAM-H1 से, तो BAM-H1 की जगह पर यहां पर मान लीजिए कि यहां से टेट्रासाइक्लिन जो है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ये खत्म हो गया है, लेकिन यहां पर एम्पिसिलिन तो है, एम्पिसिलिन में बाकी सभी साइट यहां पे होंगे। यहाँ पे ओराई स्थल भी रहेगा, आपका ओराई स्थल भी यहां पर रहेगा, आरओपी भी रहेगा, यानी रिप्रेसर ऑफ प्राइमर भी रहेगा जो कॉपी संख्या कंट्रोल करता है। अब इस चीज को हम लोग होस्ट में डाल देंगे। अच्छा बताइए कि होस्ट में कैसे डाल देते हैं, हाथ से डाल देते हैं, अपने हाथ से नहीं डालते हैं, क्योंकि अपने हाथ से हम उसको उठा के इसको देख ही नहीं सकते, तो हाथ से उठाएंगे कैसे, डालेंगे कैसे।
तो इसको हम लोग अपने हाथ से, अपने कैंची से निकाल, अपने हाथ से कैंची भिराया काट दिए, जहां मन करता है पे काट दिए, जहां मन करता है पे जोड़ दिए, कॉपी बनेगा? बनेगा ही नहीं। इसको हम लोग काम करने के लिए, जो काम दिख रहा है आपका, ये जो काम दिख रहा है, ये काम हम लोग पता है कहां पे करते हैं? एक घोल में करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए कि एक घोल है, यहां पर क्या है? एक घोल है, इसमें हम डाल देंगे प्लाज्मिड, जो हम लोग का प्लाज्मिड है उसको डाल देंगे, यहां पे डाल दिए प्लाज्मिड। यहां पे अब हम लोग अपना टारगेट डीएनए डाल देंगे, जो हम लोग का टारगेट डीएनए है उसको डाल दिए, यहां पर इसको डाल दिए। यहां पे हम कौन कौन सा कैंची डालेंगे? तो यहां पे हम टारगेट डीएनए जिसे काटे होंगे वही कैंची डालेंगे, तो हम डाल दिए BAM-H1, BAM-H1 डाल दिए। इसमें और क्या डाल देंगे? यहां पे डाल देंगे डीएनए लाइगेज, ये तो जोड़ेगा। टारगेट डीएनए डाल दिए हैं, डीएनए लाइगेज भी डाल दिए, BAM-H1 भी डाल दिए। जो भी हमको काम चाहिए, जो भी हम लोग को साधन चाहिए उसको डाल चुके हैं। अब देखिए क्या होगा, टारगेट डीएनए किसी एक में जुड़ेगा जाकर के, जैसे बाकी सब तो प्लाज्मिड ऐसे ही रह जाएंगे, सब में तो जुड़ेगा नहीं, किसी एक में जाकर जुड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर इसमें जाकर जुड़ गया, यहां पर हम लोग का टारगेट डीएनए जुड़ गया है, तो ये कैसा प्लाज्मिड है? ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इसमें जुड़ा ही नहीं, इसको क्या बोलेंगे? नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बोलेंगे या डीएनए बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट, इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि इसमें क्या हुआ है? इसमें हम लोग का टारगेट डीएनए आके जुड़ गया है। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग कहां डालना है? एक होस्ट में डालना है। कहां डालेंगे? होस्ट में। तो होस्ट हम लोग का कौन सा होगा? अभी बताएं कि होस्ट हम लोग का ई कोलाई होता है, तो ई कोलाई ले लिए यहां पर 3 गो, जई गो तो ले सकते हैं, संभावना हम 3 पर दर्शा रहे हैं, 3 गो पर। तो यहां पर होस्ट के अंदर इसको डालना है। अब यहां भी हम लोग अपने हाथ से उठाकर नहीं डालते हैं, फिर इस चीज को, इसको यानी होस्ट को और इस प्लाज्मिड को क्या करेंगे? एक अलग घोल में डालेंगे। अब वहां पे देखिए क्या होगा, कौन कौन सी संभावना हो सकता है? तो 3 ही संभावना हो सकता है, 3 संभावना हो सकता है। कौन कौन सा? एक तो ऐसा इसके अंदर अपना डीएनए खुद का होगा, ये जो हम लोग ई कोलाई लिए हैं, ये क्या है? ई कोलाई है। ये भी क्या है? ई कोलाई है। ये भी क्या है? ई कोलाई है। अब इसका खुद का तो अपना डीएनए होगा ही, हम लोग को डालना है प्लाज्मिड को, ताकि इस होस्ट के अंदर यानी ई कोलाई के अंदर ये अपनी संख्या बढ़ा सके। तो इसको हम डालेंगे तो क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि इसके अंदर कुछ गया ही नहीं, कोई प्लाज्मिड ही नहीं गया, इसके अंदर मान लीजिए गया है प्लाज्मिड, ठीक है, लेकिन ये वाला प्लाज्मिड गया है जिस पर क्या है, इसमें जिसमें टारगेट डीएनए नहीं जुड़ा है। तो टारगेट डीएनए नहीं जुड़ा है तो इस पर देखो, इस पर क्या होगा? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी होगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी होगा, इस पर टेट्रासाइक्लिन जीन भी होगा, ये भी होगा। इस पर क्या होगा कि इस पर एम्पिसिलिन जीन होगा, यानी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन जो है ये हट गया है। क्यों हट गया है? क्योंकि आप लोग को बताया अभी कि हम लोग BAM-H1 से काटे हैं टारगेट डीएनए को, तो BAM-H1 से हम लोग काटे हैं किसको? प्लाज्मिड को भी। तो प्लाज्मिड को अगर BAM-H1 से काटे हैं तो यहीं पर था टेट्रासाइक्लिन जीन, जो एक प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है, तो ये तो हट गया, तो इसलिए टेट्रासाइक्लिन यहां पर नहीं मिलेगा। अब जब हम डालेंगे तो मान लीजिए कि इसमें कोई प्लाज्मिड गया ही नहीं, इसमें इंटर ही नहीं हुआ, इसमें गया है लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला गया है, रिकॉम्बिनेंट वाला नहीं गया है। तो जब नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला गया है तो इस पर क्या होगा? इस पर टेट्रासाइक्लिन भी होगा और क्या होगा? एम्पिसिलिन भी होगा। देखिए दिखाई भले नहीं दे रहा हो, लेकिन आप लोग को यहां पर लिख के बता दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, एम्पिसिलिन भी होगा यहां पर। इसमें देखिए, इसमें जो ये जो डीएनए दिख रहा है आपको, यहां पर टेट्रासाइक्लिन नहीं मिलेगा, यानी यहां पे टी आपको नहीं मिलेगा, यहां पे क्या मिलेगा? यहां पर मिलेगा कौन सा? तो एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन मिलेगा। देखिए दिखाई नहीं दे रहा लेकिन बता दे रहे हैं, यहां पर एम्पिसिलिन जीन है, ये आर लिखे हैं, एम्पिसिलिन भी है, यहां पर टेट्रासाइक्लिन भी है। क्यों? क्योंकि यहां पे नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है और यहां पे एम्पिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब गया है तो यहां पर टारगेट डीएनए जुड़ा है, इसलिए टेट्रासाइक्लिन हट गया है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये हम मिटा देते हैं, आप लोग देखिए चुके हैं, ये ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये वाला कौन सा है? रिकॉम्बिनेंट। ये कौन सा है? नॉन रिकॉम्बिनेंट।
देखिए ये वाला जो है इसमें कोई गया ही नहीं, प्लाज्मिड ही नहीं गया, तो इसको बोलेंगे नॉन ट्रांसफर, नॉन ट्रांसफर होस्ट। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट होस्ट, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? ये वाला इसके अंदर तो गया है, इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट होस्ट बोलेंगे इसको, यानी ये रिकॉम्बिनेंट होस्ट है, ठीक है। इसको चेक कैसे करते हैं? अब देखिए इसमें हमको ये पता नहीं है, हम देख नहीं सकते हैं कि इसमें हमारा वाला टारगेट डीएनए किसमें जुड़ा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन का दवा डालेंगे और टेट्रासाइक्लिन जीन का दवा डालेंगे, जिससे वो मर जाएगा प्लाज्मिड, तो हम लोग समझेंगे कि हमारा वाला उसी में है। अब देखिए मर गया, इसका मतलब कि तो फिर मर गया तो फिर फायदा क्या होगा? टारगेट डीएनए को जोड़े और दवाई डाल के मार दिए। तो हम लोग ये अलग एक नमूना रखते हैं चेक करने के लिए, बाकी जो हम लोग का होता है बहुत सारे कॉपी होता है, तो ये चेक करने के लिए होता है सिर्फ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 3 संभावना है, इसको आप लोग देख लिए होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, और ये 3 संभावना जो होता है कि किससे कौन कैसे अपना पहचानेंगे, अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन सा है, किसमें गया है, ये हमको पहचानना है, ठीक है। तो देखिए कैसे पहचानेंगे, ये हम लोग यहां पर लिख देते हैं, यहां पर लिखते हैं एक नॉन ट्रांसफर है, एक नॉन ट्रांसफर होस्ट है, या फिर यहां पर डीएनए लिख दो, डीएनए को पहचानना है। तो दूसरा क्या है, नॉन ट्रांसफर हो गया, एक हो गया आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट हो गया, और एक कौन सा हो गया, इसको मिटाते हैं, ये हो गया रिकॉम्बिनेंट एक। इसमें किसी एक ही में हमारा टारगेट डीएनए गया होगा, तो आइए देखते हैं इसको कैसे चेक करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस पर डालेंगे पहले एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन दवा, एम्पिसिलिन दवा डालेंगे, तो बताइए ये नॉन ट्रांसफर है, इसके अंदर अभी आप लोग को फिगर में दिखाए भी थे, इसके अंदर कोई प्लाज्मिड गया ही नहीं है, तो बताओ कि एम्पिसिलिन डालेंगे तो ये जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जब डालेंगे नॉन ट्रांसफर में तो क्या होगा, ये तो मरेगा ना, क्योंकि यहां पे कोई तो प्लाज्मिड नहीं गया है। दूसरा नॉन रिकॉम्बिनेंट में क्या होगा, तो प्लाज्मिड तो गया है, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला में यहां पे फिगर बना के दिखाए थे, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला में प्लाज्मिड तो गया है लेकिन हमारा टारगेट डीएनए उसमें नहीं है, तो बताओ एम्पिसिलिन से मरेगा? नहीं मरेगा, तो जिंदा रहेगा। रिकॉम्बिनेंट वाला में बताइए एम्पिसिलिन वाला जीन है कि नहीं है? रिकॉम्बिनेंट वाला में भी है, क्योंकि हमारा टेट्रासाइक्लिन वाला जगह पर जुड़ा था टारगेट डीएनए, तो एम्पिसिलिन वाला रहेगा ही, तो यहाँ पे एम्पिसिलिन वाला है तो ये एम्पिसिलिन से नहीं मरेगा। अब दूसरा दवा कौन सा डालेंगे, टेट्रासाइक्लिन वाला। अब टेट्रासाइक्लिन वाला क्या करेगा, बताओ, इसको तो मार देगा क्योंकि इसमें कोई प्लाज्मिड गया ही नहीं है, नॉन ट्रांसफर है। नॉन रिकॉम्बिनेंट, बताओ ये वाला मरेगा? नहीं मरेगा, क्योंकि इसके अंदर तो सब है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस भी है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी है, तो ये ना एम्पिसिलिन से मरेगा ना टेट्रासाइक्लिन से मरेगा। इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन नहीं है क्योंकि उसी के जगह पर कौन जुड़ा है, उसी के जगह पर टारगेट डीएनए जुड़ा है, तो ये एम्पिसिलिन से मर जाएगा। अब ये मर गया तो हम लोग कैसे करेंगे भाई, अब तो मेहनत करके जोड़े थे, जोड़ करके मार दिए इसको, तो ये हम लोग का चेक करने के लिए एक अलग होता है। बाकी हम लोग इसका बहुत सारा कॉपी रखते हैं, वो अलग लैब में सब व्यवस्था होता है, साइंटिस्ट सब चेक करते हैं, सब बना सकते हैं, ये नमूना सिर्फ चेक करने के लिए होता है, ठीक है। तो उतना आप लोग को ध्यान नहीं देना है, बस ये समझ लेना है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये रेजिस्टेंस जीन वाला दवा डालते हैं, एम्पिसिलिन का, टेट्रासाइक्लिन का, और दवा डाल करके चेक कर लेते हैं। इतना ही है भी पढ़ना, हम लोग को ज्यादा साइंटिस्ट बनना भी नहीं है। चलिए सिलेबस कंप्लीट करना है हम लोग को और अच्छे से एग्जाम निकालना है, बाकी जब दवा बनाना होगा सब करना होगा तो लैब में आप चेक कर ही लेंगे। तो ये हो गया हम लोग का चेक हो गया कि हम लोग अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त कर लिए, होस्ट में डाल दिए, चेक भी कर लिए। देखिए तो हम लोग ये जो दिख रहा है ना, ये जो प्रक्रिया था, टारगेट डीएनए को होस्ट वेक्टर में जोड़िए, फिर वेक्टर में जोड़ने के बाद से होस्ट में डालिए, फिर एम्पिसिलिन का दवा डाल के, टेट्रासाइक्लिन का दवा डाल के चेक करिए। ये प्रक्रिया थोड़ा सा कठिन है, लंबा है। अब एक शॉर्टकट भी तरीका है,
कौन सा है? तो आप लोग बताइए, एक प्लाज्मिड होता है PuC8, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। P से प्लाज्मिड, U से क्या होता है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यही तो बना था ये प्लाज्मिड, तो इसलिए बोलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। सी से क्या होगा? कैलिफोर्निया, यू से क्या होगा? यूनिवर्सिटी, पी से क्या होगा? प्लाज्मिड। देखिए इसका यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो है, ये जो प्लाज्मिड है, इस पर एक जीन होता है यहां पर लैक-जेड, और यहां पे बहुत सारे साइट होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के, बहुत सारे साइट होते हैं यहां पर। इको R1 भी होता है, यहां पर BAM-H1 भी होता है, BAM-H1 भी है, यहां पर HIND2 भी है, यहां पर PU भी है, यहां पर CLA1 भी है, यानी बहुत सारा साइट होता है। और यहां पर एक पहचानने वाला, यहां पर एक और पहचान का जीन होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, यानी सिलेक्टेबल मार्कर जीन है, इसी से तो पहचान करेंगे अपना जो टारगेट डीएनए है। इसको मान लीजिए कि हम लोग BAM-H1 सही काट दिए, BAM-H1 या फिर इको R1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कुछ दूसरा कैंची ले सकते हैं, इको R1 ले लीजिए। अब इस इको R1 से हम लोग क्या करेंगे? इसको काटेंगे। तो बताओ, इको R1 का साइट यहां पर दिख रहा है? दिख रहा है, इको R1 का साइट यहां पर है। अब ये तो कट जाएगा, लेकिन लैक-जेड यहां से निकल जाएगा। अब देखिए लैक-जेड जब है ना यहां पर, तो एक यहां पर लैक-जेड एक एंजाइम बनाता है, उसका नाम है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जो जीन है, जो एंजाइम है, ये क्या करता है कि इस प्लाज्मिड की पहचान में मदद करता है। यानी इस बीटा ग्लैक्टोसाइड की उपस्थिति में एक हम लोग पदार्थ डालते हैं, एक सब्सट्रेट डालते हैं, एक सब्सट्रेट डालते हैं, यानी एक पदार्थ डालते हैं। यहां पर लिखिए एक पदार्थ डालते हैं, उस पदार्थ का नाम क्या है? एक्स जेल। एक्स गेल बोलते हैं, एक्स गेल। अब एक्स गेल जब डालेंगे यहां पर, तो क्या होगा कि ये ब्लू कलर देता है। कैसा कलर देता है? तो ब्लू। लेकिन जब हम लोग टारगेट डीएनए को इसमें जोड़ देंगे, इको R1 से काटे, इको R1 से ये कट गया, यहां पर लैक-जेड तो निकल जाएगा, क्योंकि यहीं पर ये है। जब लैक-जेड निकल गया तो ये बीटा ग्लैक्टोसाइड बनेगा भी नहीं, और जब बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनेगा नहीं तो एक्स गेल डालने पर ये व्हाइट कलर, ब्लू कलर देगा भी नहीं, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, ये टारगेट डीएनए को हम लोग यहां पे जोड़ दिए, टारगेट डीएनए को लाके यहां पे जोड़ दिए। जब टारगेट डीएनए को यहां पे लाके जोड़ देंगे, देखिए बना लीजिएगा लो, ये थोड़ा सा यहां पर देखिए, ये क्या हो गया? रिकॉम्बिनेंट हो गया, रिकॉम्बिनेंट हो गया ये। अब क्या होगा कि यहां पर लैक-जेड बताइए है, तो लैक-जेड तो है नहीं। अब यहां से लैक-जेड तो गायब हो चुका है, लैक-जेड यहां पर है ही नहीं। जब लैक-जेड नहीं है तो आप बताइए कि यहां पर जब हम एक्स जेल डालेंगे, एक्स जेल जब डालेंगे तो ये कैसा कलर देगा? ये कलर अपना चेंज कर देगा, और कलर कौन सा देगा? व्हाइट। तब व्हाइट कलर देने लगेगा। तो हम पहचान लेते हैं कि हमारा कौन सा है इसमें रिकॉम्बिनेंट, तो ये वाला है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? देखिए इसमें दो गो संभावना बनता है। इसमें कितना संभावना बना? दो गो संभावना। यानी एक संभावना है ये कि एक नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट है। एक कौन सा है? रिकॉम्बिनेंट। एक रिकॉम्बिनेंट है, और एक कौन सा है? नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो बताइए एक्स जेल की उपस्थिति में, यानी बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की उपस्थिति में ये कैसा कलर दे रहा है? एक्स जेल डालने पर ये दे रहा है ब्लू कलर, ठीक है। और जब ये इसमें नहीं रहेगा, जब ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज